कौन हो तुम? आखिर क्या वजह थी जो ये चुड़ैल कॉलेज के प्रिंसिपल को मारना चाहती थी? आइए कहानी को विस्तार से जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जो चलना होगा। निधि अपने स्कूल की सबसे होनहार छात्रा थी। 12वीं की परीक्षा भी उसने अच्छे अंकों को प्राप्त करके उत्तीर्ण की थी, लेकिन उसके बाद उसके पिता की मृत्यु ने उसको मायूसी की चादर में लपेट दिया। निधि की माँ सुषमा उसको कॉलेज में पढ़ाने के लिए दिन रात दूसरों के घरों में काम करके उसकी फीस इकट्ठा करती है और उसका कॉलेज में दाखिला करवाती है। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद निधि का पढ़ाई में मन ना लगने के कारण वो लगातार दूसरी बार फेल हो जाती है और उसके रिपोर्ट कार्ड देखकर सुषमा बोलती है, निधि बेटा, तू इस बार भी फेल हो गई। तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या? माँ जी, ऐसी बात नहीं है, पर अब मुझे ना कुछ याद ही नहीं रहता। मैं पढ़ना तो चाहती हूँ, लेकिन कुछ याद करती हूँ तो बड़ी जल्दी भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मेहनत करना। चल खाना खा। निधि और सुषमा खाना खाकर सो जाते हैं। निधि पढ़ाई में वीक तो हो गई थी, लेकिन उसे पढ़ाई पूरी करनी थी। वो कुछ बनना चाहती थी, इसीलिए इस बार उसने मेहनत करनी शुरू कर दी। लेकिन क्लास टीचर ने उसे जानकर फेल कर दिया और वो तीसरी साल भी फेल हो गई, जिस वजह से कॉलेज के बच्चे उसका मजाक बनाते थे, उसे चिढ़ाया करते थे। ऐसे ही उसकी क्लास की कुछ लड़कियां, जो कि उसकी अब सीनियर हो चुकी थी, उसमें से रेनू और गीता नाम की लड़की निधि को चिढ़ाते हुए बोलती है, निधि के मार्क्स तो देखो कोई जाकर, इस बार तो पास हो गई है ना, या अभी भी फर्स्ट ईयर में ही है? अरे इसकी शक्ल बता रही है, ये फेल हो गई है। जब बस की नहीं है पढ़ाई तो घर बैठना यहाँ भीड़ क्यों लगा रही है? हाँ यार, गवार है, अपने पेरेंट्स के पैसे फूक रही है मंदबुद्धि। यूँ नहीं कि घर जाकर काम ही कर ले, यहाँ आकर टाइम पास कर रही है। क्या हुआ बच्चों, इस क्लास में ज्यादा अच्छा लग रहा है क्या? चल रेनू, चलते हैं। छोड़, ये तो आने वाले 10 साल भी इसी क्लास में रहेगी। निधि को इसी तरह कॉलेज के बच्चे परेशान करते थे और वो ये सब सहते हुए रोने लगती है। निधि के फेल होने की वजह से उसकी कोई दोस्त नहीं थी। ऐसे ही एक लड़की जो निधि के साथ ही बैठती थी, वो पढ़ाई में निधि से भी कमजोर होने के बावजूद पास हो चुकी थी। निधि इस बार मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाना चाहती थी, लेकिन वो नाकाम ही रही। यहाँ तक कि उसके साथ के जो भी बच्चे थे वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे और निधि के 3 साल से फेल होने के कारण उसकी टीचर उसकी माँ को इस बार भी पेरेंट्स मीटिंग में बोलती है, देखो, आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत कमजोर है। आपको 3 साल से बोल रही हूँ, इसको कुछ और काम करवाओ, घर का काम सिखाओ। अगर पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता तो जिस चीज में मन लगता है वही काम करवाओ। और अब हम निधि को कॉलेज में नहीं रख सकते क्योंकि ये तीसरी बार फेल हुई है। मैडम, मुझे 1 नंबर से आपने फेल कर रखा है, ये गलत है। पिछली बार भी आपने हर सब्जेक्ट में मुझे बस 1-2 नंबर की वजह से फेल कर दिया था। मैम प्लीज, मेरा करियर खराब हो जाएगा। वैसे ही मेरे 3 साल बर्बाद हो चुके हैं। बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती। हमें आगे से परमिशन मिली है कि 3 साल से जो भी बच्चे लगातार फेल हो रहे हैं उन्हें दोबारा एडमिशन नहीं मिल सकता। अब आप जाएं यहाँ से, मुझे और भी बच्चों के रिजल्ट देने हैं। निधि ने इस बार जी जान से मेहनत करी थी, लेकिन जानबूझकर एक नंबर से निधि को फेल करके रखा गया था। निधि की माँ निधि को घर ले आती है, जिसके बाद अगले दिन जाकर निधि फिर से अपने प्रिंसिपल से मिलकर बोलती है, सर, मुझे इस बार भी 1 या 2 नंबर से फेल किया हुआ है। सर, ये सरासर गलत है। मुझे कंपार्टमेंट भी तो दिया जा सकता था, लेकिन मुझे डायरेक्ट फेल कर दिया गया। प्लीज मुझे पास कर दीजिए। बेटा, कुछ नहीं हो सकता, हमारे कॉलेज का नाम खराब होगा। आप समझने की कोशिश करो। सॉरी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लो। प्रिंसिपल निधि को कॉलेज में दोबारा एडमिशन नहीं देना चाहता था। फेल होने के दुख में निधि कॉलेज की छत पर गई। तभी नीचे खड़े कॉलेज के बच्चे शोर मचाने लगते हैं और भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जहां टीचर्स सब उसे रोक रहे थे। उन्हीं में उसकी दोस्त सीमा भी रोते हुए उससे बोलती है, नहीं नहीं, कोई रोको। रुक जाओ निधि। निधि ने किसी की बात नहीं सुनी और उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। जिसके बाद उसकी माँ को जब प्रिंसिपल ने बताया
तो अपनी बेटी की मौत के सदमे में उसकी भी मृत्यु हो गई। ऐसे ही पूरा परिवार खत्म हो गया। निधि कॉलेज में चुड़ैल बनकर बदला लेने के लिए भटकने लगी। मैं अपना बदला लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने मुझे इस बार जानबूझकर फेल करा है। मैं सबके सबको मौत के घाट उतार दूंगी। पानी की टंकी के पास जो कोई भी आता उसे निधि मारने लगी थी, और खासकर जिसने उसका मजाक बनाया था उन सभी को चुड़ैल बनी निधि मार रही थी। किसी को वॉशरूम में मारकर छोड़ दिया तो किसी को कैंपस में। ऐसे ही एक शाम गीता पेपर की तैयारी के लिए लाइब्रेरी में बैठी होती है। ये सब देखकर चुड़ैल निधि बोलती है, तू नहीं बचेगी अब। तूने भी मेरा मजाक बनाया था ना। निधि हूँ मैं, पहचान मुझे। बहुत पढ़ाकू बनती है, मजाक बनाती है फेलियर्स का। अब तू भी फेल होगी। इतना बोलते ही लाइब्रेरी की किताबें खुद ब खुद आकर गीता को लगने लगती है, और वो अपने हाथों को स्टील के स्केल से काटने की कोशिश करती है, तो कभी खुद का सिर टेबल पर मारने लगती है। उस दिन वो किसी तरह घर पहुंचती है, लेकिन उसके बाद से वो डिप्रेस्ड हो जाती है। उसे हर वक्त बस निधि ही दिखती है, साथ ही किताबें उसके आगे हवा में घूमने लगती है। गीता डरी डरी रहने लगती है, जिस कारण वो एग्जाम ना दे पाने की वजह से फेल हो जाती है। फिर निधि अपने अगले शिकार रेनू के पास जाती है और उसको भी डराते हुए मौत के घाट उतार देती है। ऐसे ही एक दिन क्लास टीचर जब बच्चों के पेपर चेक कर रही थी, तो वो वीक बच्चों को जानबूझकर फेल कर रही थी। ये सब देखकर चुड़ैल बोलती है, ये मैं सब कभी नहीं होने दूंगी। ये न जाने कितने बच्चों का करियर खराब कर रही है, उन्हें जानबूझ के फेल करके। लेकिन अब तुम नहीं बचोगी। जैसे मुझे जानबूझकर फेल करा, मैं औरों को फेल नहीं होने दूंगी। अपनी शक्तियों से टीचर को वश में करके उसके ही हाथों के पेन से वो उसके खुद के गले को बुरी तरह जख्मी करवाकर निधि उसे भी मार देती है। जिसके बाद चुड़ैल अपना आखिरी शिकार प्रिंसिपल के पास जाती है। कॉलेज का प्रिंसिपल जब अपने कैबिन में बैठा होता है, तो वो अपने चुड़ैल रूप में उसके पास आकर बोलती है, अब तेरी मौत बहुत नजदीक है, मरने के लिए तैयार हो जा। कौन हो तुम? तेरी मौत। निधि हूँ मैं, पहचान ले मुझे। अपना बदला लेने आई हूँ, और आज तक कॉलेज में जितनी भी मौतें हुई है ना, सबको मैंने मारा है। और अब तेरी बारी। लेकिन हमने तुम्हारी जान थोड़ी ली है। तुमने तो अपनी इच्छा से आत्महत्या की है, और अपनी गलती की सजा सबको क्यों दे रही हो? अपनी इच्छा से नहीं, तुम सब की वजह से आज मैं कुछ कर नहीं पाई। मेरी मौत का कारण तुम सब ही हो। मुझे कम मार्क्स देकर मुझे फेल कर दिया, मुझे चिढ़ाया गया, कॉलेज से बाहर निकाला गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद किसी भी बच्चे को कॉलेज से बाहर नहीं करूंगा। एक मौका दो बस। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैं भी तुम्हारे आगे ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तुमने मुझे मौका नहीं दिया। इतना बोलते ही चुड़ैल प्रिंसिपल को ऑफिस के टेरेस पर ले जाकर छत से धक्का मार देती है, जिस वजह से प्रिंसिपल की लाश को देखकर सब बच्चे डर जाते हैं। तभी चुड़ैल सबके सामने आकर बोलती है, मेरा बदला तो पूरा हो गया, लेकिन मैं हमेशा इसी कॉलेज में भटकती रहूंगी, ताकि किसी कमजोर को परेशान न किया जाए और ना ही कम मार्क्स देकर उसे फेल किया जाए। इस घटना के बाद से सभी स्टूडेंट्स कमजोर स्टूडेंट्स की मदद करने लगे और किसी को भी बुली नहीं करते थे, ताकि कॉलेज वाली निधि चुड़ैल वापस न आ जाए। शगुन अपने हाथों पर लगी मेहंदी को देखकर खुद से बोलती है, आखिरकार लग ही गई मेरे हाथों में मेरे साजन के नाम की मेहंदी। और मुझे पता है इसका रंग भी उतना ही गहरा होगा जितना सुनील मुझसे प्यार करता है। बस जल्दी से मेरी मेहंदी सूख जाए। थोड़ी देर बाद जैसे ही शगुन की मेहंदी सूख जाती है, तो वो जल्दी से उसे धोने के लिए बाथरूम में वॉश बेसिन की तरफ जाती है। जैसे ही वो मेहंदी धोकर अपने हाथ देखती है, तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके हाथों पर मेहंदी का रंग था ही नहीं। उसके हाथ अभी तक कोरे थे। तभी उसके हाथों से खून निकलने लगता है, और ये देखकर वो खुद से कहती है, ये
ये क्या हो रहा है? मेरे हाथों पर मेहंदी के रंग की जगह खून का रंग क्यों है? ये कैसी खूनी मेहंदी है? क्या हो रहा है ये सब? कहाँ से आ रहा है ये खून? तभी बाथरूम की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती है। जैसे ही शगुन की नजर वॉश बेसिन पर टंगे शीशे पर पड़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कांपती हुई आवाज में कहती है, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? तुम तो मर चुकी हो। नहीं, ये मेरा वहम है। इतने सालों बाद तुम यहाँ वापस नहीं आ सकती। शगुन एक बहुत जानी मानी ब्यूटिशियन थी। पूरे शहर में उसका खूब नाम था। सुबह शाम उसका सैलून कस्टमरों से भरा रहता था। ऐसे ही एक दिन उसकी दोस्त मालवी उससे मिलने उसके सैलून आती है और बोलती है, हेलो शगुन मैडम, कैसी हो? अच्छी हूँ, तू बता कैसी है? मैं अच्छी हूँ, एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। सच में? बता, क्या बात है? बात ये है कि मेरी शादी पक्की हो गई है और शादी में तू ही मुझे रेडी करेगी और मेहंदी भी तू ही लगा कर देगी। जो हुक्म मेरे आका। तभी मैं कहूँ, लड़की इतना चमक क्यों रही है? शादी का ग्लो आ रहा है। क्या यार, तू भी मजाक कर रही है? अपना सारा काम ना एडवांस में कर लेना, कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। अरे मेरी जान, सैलून बंद कर दूंगी पर तेरी शादी में कमी नहीं आने दूंगी कोई। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद मालवी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद शगुन हाथों में तोहफा लिए मालवी की सगाई में पहुँचती है, पर जैसे ही वो मालवी के होने वाले पति सुनील का चेहरा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तभी मालवी शगुन को आवाज देकर कहती है, शगुन यहाँ आना, वहाँ क्या कर रही है? हाँ हाँ आई। शगुन, ये है मेरे होने वाले पति सुनील। सुनील, ये है मेरी जान, मेरी जहान, मेरी दोस्त शगुन। हेलो। हेलो। इतना कहकर शगुन मालवी को गिफ्ट देकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पीछे पीछे सुनील आकर कहता है, शगुन मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। इस शादी में मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं है, सब माँ के कहने पर ही हो रहा है। एक बार अपनी माँ के कहने पर तुमने मुझे छोड़ दिया था और आज मेरी ही दोस्त से शादी कर रहे हो अपनी माँ के कहने पर। जानते हो, आज भी मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही हूँ। तुम मिले भी, पर मेरे होकर नहीं, किसी और के होकर। नहीं नहीं, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैं मालवी से शादी नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हारा ही रहूँगा और तुम मेरी। इतना कहकर सुनील शगुन को गले से लगा लेता है। सगाई के बाद मेहंदी वाले दिन सुनील मालवी को कॉल करके कहता है, मालवी क्या तुम फ्री हो? हाँ जी, कहिए क्या हुआ? मैं तुमसे मिलना चाहता था, मेरे फार्म हाउस पर आ जाओ। जी ठीक है, आती हूँ। मालवी फोन रखकर जल्दी से रेडी होकर सुनील के पास जाती है, जहाँ चारों तरफ बहुत ही रोमांटिक डेकोरेशन हो रखी थी। ये देखकर मालवी सुनील से कहती है, सुनील ये सब क्या है? क्यों, पसंद नहीं आया? पसंद तो बहुत आया। तो बस फिर सवाल क्यों करती हो? सुनील, आज मेरे हाथों पर तुम्हारे नाम की मेहंदी लग जाएगी और मेरे हाथों के साथ साथ मेरी किस्मत पर भी तुम्हारे प्यार का रंग चढ़ जाएगा। जानता हूँ, और आज सबसे पहले तुम्हारे हाथों पर मेहंदी मैं लगाऊंगा। इतना कहकर सुनील पास में रखा हुआ मेहंदी का कोन उठाकर मालवी के हाथ पर मेहंदी लगा देता है और उसे गले से लगा लेता है। तभी पीछे से शगुन आकर मालवी की पीठ में खंजर गाड़ देती है और उसके सामने आकर बोलती है, सॉरी मेरी दोस्त, पर मैं और सुनील एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते हैं और मेरे अलावा सुनील किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारी किस्मत में सुनील के प्यार का रंग नहीं, बल्कि मेहंदी का खूनी रंग चढ़ेगा। मालवी तड़पती हुई जमीन पर गिर जाती है। उसका बहता खून पीठ से उसके हाथों पर लगी मेहंदी तक आ जाता है और उसके सामने ही शगुन सुनील की बाहों में बाहें डालकर वहाँ से चली जाती है। तुम वापस नहीं आ सकती, मैंने अपने हाथों से तुम्हें मारा है। शगुन इतना बोलती ही है कि तभी शीशे में से एक खून से लथपथ हाथ बाहर निकलता है और शगुन को अंदर खींच लेता है। तभी अचानक ही उसकी आंखें खुलती है और उसी वक्त शगुन की माँ ऋतु कमरे में आती है और कहती है, बेटा उठ जा, आज तेरी मेहंदी है, कल तुझे ससुराल जाना है। ऐसे ही सोती रहेगी तो क्या कहेंगे ससुराल वाले। हाँ माँ, मैं अभी रेडी होती हूँ। जल्दी तैयार हो जा, मेहंदी वाली आती ही होगी। सुनील के घर से मेहंदी आ चुकी है। इतना कहकर ऋतु वहाँ से चली जाती है। शगुन उठकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही वो रेडी होकर अपने कमरे से नीचे हॉल में आती है तो सामने का नजारा देखकर उसके
होश उड़ जाते हैं। उसके घर में मेहमानों की लाशें भरी थी, चारों तरफ खून ही खून था और मेहंदी फैली हुई थी। डरी सहमी शगुन अपनी माँ की लाश के पास जाकर रोते हुए बोलती है, माँ ये सब क्या हो गया? ये सब किसने किया माँ? ये मेरी मेहंदी खूनी रंग में कैसे बदल गई? माँ उठो ना माँ, कुछ तो बोलो, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। तभी शगुन के सामने चुड़ैल बन चुकी मालवी आती है, जिसकी पीठ में अभी भी खंजर गड़ा था और खून बह रहा था। कैसा लग रहा है खूनी मेहंदी का रंग? मेरी मेहंदी का रंग चुराकर तू अपने हाथ रंगना चाहती थी। देख कैसे तेरी मेहंदी को मैंने खूनी मेहंदी बना दिया। इसे कहते हैं बदला। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी, मेरी माँ को क्यों मारा? मेरी माँ भी ऐसे ही रोई थी जब मेरी मौत की खबर उन्हें मिली थी। तूने बस मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भी मारा था। इसलिए शगुन, अब मैं तुझसे और सुनील से बदला लूंगी। सजा मिलेगी तुम दोनों को। तभी वहाँ पर सुनील आ जाता है और सामने का नजारा देखकर दंग रह जाता है और कहता है, शगुन ये सब क्या है? किसने किया ये? तुमने मुझे कॉल किया था, बोलो तुम चुप क्यों हो? बोलो। तभी सुनील की नजर वहाँ हवा में झूल रही मालवी पर जाती है, जिसे देखकर वो कहता है, मालवी तुम इस रूप में माफ कर दो। उस दिन हमने जो भी किया तुम्हारे साथ वो गलत था, हमें माफ कर दो। मुझे और शगुन को छोड़ दो। क्या कहा छोड़ दूं? अभी तो बन्नो रानी के हाथ पर मेहंदी लगानी है, वो भी खूनी मेहंदी। बन्नो हाथ दो। बन्नो तेरी अखियाँ सुरमई, बन्नो तेरी मेहंदी लाख की रे। इतना कहते ही मालवी एक एक करके शगुन के हाथों को तोड़कर उसके जिस्म से अलग कर देती है और फिर अपने नुकीले नाखूनों से शगुन का पूरा बदन चीर देती है। ऐसे ही वो सुनील को भी मारकर अपना बदला पूरा करती है। कीर्ति और हर्ष दोनों बहन भाई थे और एक दिन दोनों स्टोर से अपनी अपनी पसंद का सामान लेकर घर आते हैं। घर आकर कृति अपने लाए सामान में से फ्रूटी निकाल कर पीने लगती है। ये देखकर हर्ष बोलता है, थोड़ी सी टेस्ट करवाइयो, कैसी है? वैसी ही है जैसी होती है। तूने अपनी पसंद की चेरी ड्रिंक ली है ना, तो अपनी वाली पी ले। मेरे पर क्यों नींद मार रहा है? पी चुपचाप अपनी। थोड़ी सी पिला दे, कोई बात नहीं। मैं भी शाम को मोमोज लाऊंगा, तुझे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मम्मी देखो ना, इसको क्या बदतमीजी है इसकी। पहले इसने अपनी पसंद से ये वाली ले ली, अब इसकी नींद मेरी वाली पर गिर रही है और मेरी वाली ड्रिंक मांग रहा है। कितना नीतला है ये। ऐसे ही कृति को बचपन से ही तेरा मेरा करने की आदत थी, क्योंकि हमेशा से ही दोनों बहन भाई के लिए उनकी पसंद की चीजें आया करती थी और कृति को जो भी पसंद होता वो चीज वो किसी के साथ शेयर नहीं करती। यहाँ तक कि उसने अपने बर्तन भी अलग निकाल कर रखे थे। उसके अलावा उन बर्तनों में कोई नहीं खाता था। कीर्ति जैसे जैसे बड़ी हुई उसने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए। ऐसे ही एक दिन कृति अपने बाथरूम में नहाने जाती है और वहाँ अपना साबुन गीला देखकर वो बाहर आकर अपनी माँ और भाई को बोलती है, मम्मी मेरी साबुन से कौन नहाया? मम्मी तो नहाती नहीं। बेटा ये तेरे ही काम है, एक हफ्ते तक तू नहाता नहीं है, गंदा बदबू मारता है, इसीलिए मेरे खुशबू वाले साबुन से नहाया ना तू, है ना? झूठ मत बोलियो। हाँ तो क्या हो गया, नहा लिया तो नाम लिखा है उस पे तेरा। मेरे साबुन से मत नहाया कर, अपने वाले से नहाया कर। दोबारा हाथ भी लगाया ना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। चल चल आगे निकल, हवा आने दे। ज्यादा मत बोल, हवा तो तेरी ऐसी दूंगी ना कि पिटता नजर आएगा अभी मुझसे। अब जा रहा है या लगाऊं एक हवादार चाटा? अरे तुम दोनों को ना ढेले भर की अकल नहीं है। ऊंट जैसे हो गए हो लेकिन छोटे बच्चों की तरह लड़ती हो। और तू कृति, तुझे तो आगे घर जाना है, अरे वहाँ भी तेरा मेरा करती रहेगी क्या? चुपचाप दोनों आराम से बैठ जाओ, वरना सूत सूत के भूत उतार दूंगी तुम दोनों का। कीर्ति की बढ़ती उम्र के साथ कीर्ति की माँ उसके लिए रिश्ता देखती है। कुछ समय बाद एक संजय नाम का लड़का अपनी माँ नीलम के साथ कीर्ति को देखने आता है और रिश्ता पक्का होने पर शुभ मुहूर्त देखकर दोनों के घर वाले कीर्ति और संजय की शादी करवा देती है। जिसके बाद संजय शादी करके कीर्ति को घर ले आता है।
जहाँ नीलम अपनी बहू की आरती करते हुए बोलती है। आओ बहू, गृह प्रवेश करो और जाकर आराम करो अपने कमरे में। दोनों पति पत्नी कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगली सुबह नीलम अपनी बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, बहू बहू दरवाजा खोल। कीर्ति दरवाजा खोलती है, जिसके बाद नीलम कमरे में आकर कहती है, बहू जल्दी से तैयार होकर अपने सारे कपड़े सामने बेड पर लगा ले। तेरे मायके से क्या क्या आया है सब देखने आएंगे, और तेरी मासी सास की बेटी पायल आई है, इनमें से एक साड़ी उसके लिए निकाल दियो, या फिर पायल अपने आप पसंद कर लेगी जो उसे चाहिए। माँ जी देखिए माँ जी, बात ये है कि इन साड़ियों में से कोई भी साड़ी मैं आपको नहीं दे सकती। ये सब मेरी माँ ने मुझे दी है। मैं पायल दीदी को दुकान से नई साड़ी दिलवा दूंगी, पर इनमें से मैं कोई नहीं दूंगी। चल ठीक है, तैयार होकर जल्दी आ जा। इतना बोलकर नीलम कमरे से बाहर आते हुए मन में बोलती है, अच्छा हुआ बहू ने अभी मना कर दिया, वरना ये 4 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करवा देती, मेरी साड़ी करके। नीलम के जाने के बाद कीर्ति अपने कमरे में बड़बड़ाती हुई बोलती है, अरे ऐसे कैसे दे दूं? इतनी महंगी महंगी साड़ी है मेरी। पता नहीं किस पागल ने ये रीत बनाई है कि ननन को भाभी की जो भी साड़ी पसंद आए वो झट से भाभी उसे दे दे। मैं नहीं देती। कीर्ति नहाकर अपने कमरे में तैयार होने के लिए आती है। तभी वो अपनी ननद को कमरे से बाहर जाती देखती है, जिसके बाद वो अपने कमरे के बेड पर अपना मेकअप का सामान बिखरा देखकर बोलती है, ये मेरा सामान किसने इस्तेमाल किया? मेरे कमरे से तो वही बाहर निकली थी, उसी ने लगाया होगा। ऐसे ही किसी का भी सामान लगा लेते हैं क्या बिना पूछे? बाप का माल है क्या जो लाडो रानी इतने मजे से लगा के चली गई? कीर्ति बड़बड़ा ही रही होती है। तभी संजय आकर बोलता है, क्या हो गया? जल्दी तैयार हो जाओ, आते ही होंगे सब। तुम्हारी वो मासी की लड़की ना बिना पूछे मुझसे मेरा मेकअप लगाकर चली गई। मुझे गुस्सा आ रहा है अब। चलो कोई नहीं, अब तो चली ही जाएगी, अब बोलने का कोई फायदा नहीं है। छोड़ो यार, रेडी हो जाओ। कीर्ति तैयार होकर बेड पर कपड़े लगा देती है और कुछ देर बाद सभी रिश्तेदार कीर्ति के घर से आए सामान को देखकर चले जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन संजय कीर्ति का टॉवल यूज कर लेता है, जिसे देखते ही कीर्ति बोलती है, आपने मेरा टॉवल कैसे यूज कर लिया? पूछा मुझसे? अभी के अभी मुझे नया टॉवल लाके दो। क्या हो गया? मुझे कोई बीमारी है क्या जो ऐसे कर रही हो? ये मेरा टॉवल है और मैं अपना टॉवल किसी से भी शेयर नहीं करती। ठीक है यार, ला दूंगा तुमको नया टॉवल। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है, ब्रेकफास्ट तैयार करो, मैं आ रहा हूँ। तैयार ही है, जल्दी आ जाओ। कीर्ति कमरे से बाहर आकर नाश्ते की टेबल पर आती है तो देखती है कि उसकी सास नीलम उसके कप में चाय पी रही है। ये देखकर कीर्ति बोलती है, माँ जी आप मेरे कप में चाय क्यों पी रही हैं? आप अपने कप में चाय पिया करो ना। आपको पता है ना मैं अपनी चीजें किसी को नहीं देती हूँ। फिर कैसे आपने मेरे कप में चाय पी? इस पर नाम लिखा है क्या? मेरा है या तेरा है? दहेज में लाई थी क्या? नाम की तो मैंने बोली नहीं। ये कप मेरा पति मेरे लिए लेकर आया था, समझी आप? नीलम वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बाद संजय भी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिसके बाद कीर्ति घर का सारा काम करने लगती है। ऐसे ही काम खत्म करके कीर्ति आराम करने चली जाती है, जिसके बाद उसकी सास उसके कमरे में बैठकर टीवी ऑन करके सीरियल देख रही होती है। शाम को कीर्ति की आंख खुलती है तो वो अपने कमरे में अपनी सास को देखकर उबासी लेते हुए बोलती है, वाह क्या नींद आई। अब एक कप चाय बनाती हूँ। माँ जी आपकी भी चाय बनानी है? रहने दे, मैं तो अब खुद ही बना लूंगी। इनको क्या हो गया? अच्छी बात है, बना लेंगी तो। ऐसे ही समय गुजरता है। शाम को कीर्ति खाना बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके बाद शाम को संजय घर आकर फ्रेश होकर अपने कमरे में आता है। संजय को नीलम सब कुछ बता देती है। संजय चुपचाप टेबल पर जाकर बैठ जाता है। सब खाना खाकर आराम करने चले जाते हैं। सुबह होते ही कीर्ति नहाने जाती है और नहाकर संजय के पास आकर बोलती है, आपने मेरा पूरा फेस वॉश खत्म कर दिया। ला कर तो मैं ही दूंगा ना, क्यों हर चीज पर मेरा मेरा करती हो? जो चीजें मेरी है तो मेरी ही कहूँगी ना। क्या यार, जब देखो तेरा मेरा करती रहती हो। जो भी कुछ है इस घर में हमारा है, हम दोनों का है। अब अलमारी में क्या ढूंढ रही हो? हमारा पेटीकोट ढूंढ रही हूँ। डैम इट, आ जाओ। अबे यार, इसका कुछ नहीं हो सकता।
इसका तेरा मेरा करने की आदत खत्म करनी पड़ेगी। ऐसे ही संजय अपनी मम्मी को अपना अपना काम करने की बोलकर चला जाता है, जिसके बाद दोनों सास बहू अपना अपना अलग अलग काम करती है। अपनी बहू के तेरा मेरा करने की आदत पर नीलम काम करते हुए बोलती है, जब देखो मेरा मेरा करती रहती है। अपने बाप के घर से अपने लिए घर भी ले आती, हमारे घर में क्यों रह रही है, अब पता चलेगा इसको। नीलम के खाना बनाने के बाद कीर्ति खाना बनाने आती है। ये मेरा गैस है, अपने गैस पर बना बहू। ऐसी बात है माँ जी, तो ये बर्तन मेरे हैं, मेरे बर्तन भी दो। तेरे हाथ की कड़छी मेरी है, दे इसको। तो अब पति मेरा है तो उसके बर्तन भी मेरे हुए ना। ये बर्तन तो शादी से पहले ही लाया था, इधर दे। ठीक है, मैं अपने पति को लेकर जा रही हूँ। वो मेरा बेटा है, मेरे साथ रहेगा। तुझसे शादी इसलिए नहीं करी उसकी ताकि तू उसे लेकर चली जाए अपनी माँ के घर। अभी ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हक चलेगा। जा अपनी माँ के घर, और जब तेरी माँ पूछे तो बोल दियो मेरा वहाँ कुछ नहीं था, उन्हीं का था, इसलिए मैं आ गई। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं कुछ भी तेरा मेरा इसका उसका नहीं करूँगी, जो कुछ भी है हम सबका है। कीर्ति को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो तेरा मेरा करना बंद करके सबके साथ मिलकर रहती है। भजनपुरा गांव में श्रीकांत अपनी पत्नी नंदिता के साथ रहा करता था। नंदिता बहुत ही भली औरत थी। वो शिव की परम भक्त थी। वो प्रतिदिन नियम से शिव की भक्ति किया करती, पर उसकी सास गुंजा बहुत लालची औरत थी। ऐसे ही एक दिन, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है तू? जी माँ जी अभी आई, आंगन में झाड़ू लगा रही थी। इस आंगन को साफ कर करके चमकाती रहेगी क्या? जल्दी से इस आंगन में खेलने वाला भी ले आ। जी माँ जी। चल जा, खाना परोस दे, भूख लगी है। नंदिता जल्दी से अपनी सास को खाना परोस देती है, जिसके बाद वापस से वो घर के कामों में लग जाती है। शाम ढलते ही नंदिता अपना सारा काम छोड़कर शिव की आराधना के लिए बैठ जाती है और हाथ जोड़कर बोलती है, हे शिव भगवान, आज तक आपसे जो भी मांगा आपने सब कुछ दिया। अब मेरी कोख भी भर दो ताकि मेरे घर आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंज सके। हर हर महादेव। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन नंदिता को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। जैसे ही वो ये बात घर वालों को बताती है, पूरे घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। नंदिता की प्रेगनेंसी को 5 महीने हो जाते हैं और गुंजा जबरन उसके पेट में पल रहे बच्चे की सोनोग्राफी करवाती है, जिसमें पता चलता है कि नंदिता की कोख में पल रहा बच्चा एक लड़की है। ये जानकर गुंजा बोलती है, बहू तू जानती है ना, तेरे पेट में पल रहा बच्चा लड़का नहीं बल्कि लड़की है, और लड़की मुझे नहीं चाहिए। मेरे घर में पहला बच्चा पोता ही आएगा। माँ जी, पहला बच्चा लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है तो हमारा ही खून। बकवास बंद कर, मुझे बस पोता चाहिए जो बड़ा होकर एक अच्छी अमीर लड़की से शादी करके इस घर में खूब सारा धन लाएगा। लड़की हुई तो धन केवल जाएगा, आएगा नहीं। इसलिए तेरी इस बच्ची को मैं इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये सरासर गलत है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। करना तो होगा, नहीं तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी और तुझे हमेशा के लिए इस घर से निकाल दूंगी। नंदिता गुंजा की इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती, जिसके बाद गुंजा और श्रीकांत दोनों मिलकर नंदिता का जबरन अबॉर्शन करवा देते हैं। वक्त गुजरता जाता है। ऐसे ही नंदिता के साथ 3-4 बार होता है। जब भी वो गर्भवती होती तो गुंजा उसके बच्चे की जांच करवाकर अबॉर्शन करा देती। हालातों से मजबूर नंदिता एक दिन शिव मंदिर में बैठी रोते हुए बोलती है, हे भगवान, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। मेरी 3 बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उन मासूमों का क्या दोष था? नहीं नहीं भगवान, मैं ये सब नहीं सह सकती। मेरी मदद करो शिव भगवान। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और नंदिता को पता चलता है कि वो फिर से माँ बनने वाली है और इस बार वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं जानती हूँ आपके दिल में एक पोता पाने की चाहत है। इस बार मेरी सोनोग्राफी मत करवाइए। अगर मैंने लड़की को जन्म दिया तो आप और श्रीकांत मिलकर बेशक मुझे घर से बाहर निकाल देना। बस मेरे बच्चे को मेरे गर्भ में मत मारिए। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अगर इस बार भी किसी लड़की को जन्म दिया
तो मैं तो वैसे भी तुझे अपनी जिंदगी में नहीं रखूंगा। जा, दिया तुझे एक मौका। जैसे तैसे नंदिता अपनी सोनोग्राफी होने से रोक देती है। साथ ही वो नियम से अपनी शिव भक्ति करती है। पर जब से नंदिता प्रेग्नेंट हुई थी, उसे रोज रात सपने में एक बहुत बड़ा काला नाग नजर आया करता, जो उसे इंसानी आवाज में माँ कहकर पुकारता। ऐसे ही एक दिन शाम को जब नंदिता घर में साफ सफाई कर रही होती है, तभी उसे सोफे पर बैठा हुआ एक काला नाग नजर आता है और वो जोर से चिल्लाती है, सांप, सांप, घर में सांप आ गया। श्रीकांत, माँ जी कहाँ है आप? तभी वो सांप इंसानी आवाज में बोलता है, माँ, माँ क्यों डर रही हो? मैं तुम्हारा पुत्र हूँ माँ, अपने पुत्र को पहचानो माँ, मैं तुम्हारी शिव भक्ति का फल हूँ माँ। ये कैसे हो सकता है? ये सच है माँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मुझे गले से लगा लो माँ। इतने दिनों से तुम मुझे गर्भ में रखकर प्रेम कर रही हो, अब जब मैं तुम्हारे सामने हूँ माँ, तो तुम मुझसे डर रही हो। माँ, तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ है ना, मैं उसका बदला लूंगा। आओ माँ, मुझे गले से लगा लो। उस सांप की बातें सुनकर जैसे ही नंदिता उसे गले लगाने के लिए आगे कदम बढ़ाती है, तभी उसकी आंख खुल जाती है और घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। तभी नंदिता खुद से कहती है, हे भोलेनाथ, ये कैसा सपना है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उस सांप का मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे से क्या रिश्ता है? रोज रोज मुझे यही सपना क्यों आ रहा है? भगवान, मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसे लंबी उम्र देना। इतना कहकर नंदिता फिर से सो जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे के जन्म के दिन पास आ रहे थे, वैसे वैसे नंदिता को अधिक सांप नजर आने लगे थे और आखिरकार शाम को नंदिता को प्रसव पीड़ा शुरू होती है। श्रीकांत और गुंजा जल्दी से नंदिता को अस्पताल ले जाते हैं और कुछ देर बाद पता चलता है कि नंदिता ने एक लड़के को जन्म दिया है। ये खबर सुनकर श्रीकांत और गुंजा बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, बहुत बहुत बधाई हो मुन्ने की अम्मा, देखो कैसा चांद सा मुख रहा है मेरे लाल का। हाँ बहू, आखिर देर से ही सही तूने मेरे घर को चिराग दे ही दिया। अब तो मैं तुझे सर आँखों पर बिठा कर रखूंगी। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी कोह की लाज रख ली। श्रीकांत और गुंजा नंदिता को डिस्चार्ज करवाकर हॉस्पिटल से घर ले आते हैं। एक सुबह नंदिता मुन्ने को पालने में डालकर घर के काम कर रही होती है। तभी गुंजा मुन्ने को उठाने के लिए पालने की तरफ जाती है, पर उसमें मुन्ने की जगह एक काला नाग कुंडली मार कर बैठा होता है। ये देखकर गुंजा जोरों से चिल्लाती है, सांप, सांप, बहू, मुन्ने के पालन में सांप, श्रीकांत जल्दी आ। गुंजा की आवाज सुनकर सभी भागे भागे आते हैं और जैसे ही श्रीकांत पालने के अंदर देखता है तो उसमें मुन्ना आराम से सोया था। तभी वो मुन्ने को गोद में लेकर बोलता है, माँ, क्या आप भी देखो, पालने में बस मुन्ना है, कोई सांप बाप नहीं है, आपको वहम हुआ है। नहीं नहीं, सच में सांप था। गुंजा इतना बोलती ही है कि तभी श्रीकांत की गोद में सोया मुन्ना एक काले नाग में बदल जाता है। श्रीकांत जल्दी से उसे जमीन पर पटकता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है? ये मुन्ना सांप कैसे बन गया? नंदिता, ये सब क्या हो रहा है? बोलो, क्या हो रहा है? इससे पहले कि नंदिता कुछ कहती, वो काला नाग एक अर्धनाग रूप में आकर कहता है, क्या हुआ दादी माँ? पिताजी अपने पुत्र का असली रूप देखकर डर गए? मैं हूँ आपका बेटा, आपका मुन्ना, आओ ना पास, आओ। नहीं नहीं, तू मुन्ना नहीं है, तू तो नाग है। माँ, देख क्या रही हो? जल्दी से कोई चाकू या तलवार लाओ, मैं इसकी जान ले लूंगा आज। जान तो आप पहले ही ले चुके हैं मेरी 3 बहनों की, उनकी मौत का बदला लेने आया हूँ मैं यहाँ। आप लोगों ने मेरी माँ को बहुत दुख दिए हैं, पर उसके सभी दुखों का अब अंत होगा। आप दोनों को आपके कर्मों का फल मिलेगा। अरे मुन्ना ना, ऐसा मत कर, हमें बख्श दे बेटा, मत कर ऐसा। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हम वादा करते हैं कि हम नंदिता को कोई दुख नहीं देंगे। हाँ बेटा, मैं तेरी माँ को बहुत प्यार करूँगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मेरे पुत्र, ये अच्छे हैं या बुरे, जैसे भी हैं, हमारे अपने हैं। इन्हें माफ कर दो, वापस आ जाओ अपनी माँ के पास, उनकी गोद में आ जाओ। अपनी माँ के कहने पर वो नाग गुंजा और श्रीकांत को माफ कर देता है और वापस से मुन्ना का रूप लेकर नंदिता की गोद में आ जाता है, जिसके बाद श्रीकांत और गुंजा कभी भी नंदिता को दुखी नहीं करते। मेघना और रिदा दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों में बेशुमार प्यार था,
रिदा की माँ सुशीला अपनी बेटी का रिश्ता सचिन नाम के एक बहुत ही अच्छे घर के लड़के से कर देती है। रिदा के रिश्ते की बात जानकर मेघना उसके घर आकर बोलती है, ओए मेरे दोस्त की शादी होगी, मुझे तो किराए आ रहा है। हट पागल, कुछ भी मत बोल, समझी? मेरी शादी में सब कुछ तुझे ही करना है। एक काम कर, तू ना मेरे दहेज में मेरे साथ चल। दहेज में क्यों ले जा रही है मेरी बहना? एक काम करना, तेरा कोई देवर है तो बता दे, मेरा भी घर बच जाएगा। नहीं यार, देवर तो नहीं है, फिर भी तू मेरे दहेज में चलना। यार आज तक मैंने तेरे बिना कुछ नहीं किया, तो शादी कैसे कर लूं? रिदा मेरी जान, मैं वादा करती हूँ, मैं मर भी गई ना तो आत्मा बनके तेरे दहेज में आ जाऊंगी, तो लेकिन तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। फाइनली शादी का दिन आता है, जहां एक तरफ पंडित जी फेरों के मंत्र पढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शादी के लिए लेट होती मेघना अपनी कार ड्राइव करते हुए खुद से बोलती है, मेघना तू लेट हो रही है, रिदा तेरा वेट कर रही है, जल्दी कर, उसके पास जाना है, जल्दी कर मेघना फटाफट, रिदा वेट कर रही है, तूने वादा किया है उसे। मेघना फुल स्पीड में कार चलाती है, पर अचानक ही उसकी कार का ब्रेक फेल हो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मौके पर ही मेघना की मौत हो जाती है और उसी पल एक चुड़ैल के रूप में वो बदल जाती है और खुद को ऐसे देखकर बोलती है, ये क्या हो गया? मैं तो मर गई और ये मेरी आवाज ये कैसे बदल गई? मैं चुड़ैल बन गई। अब मैं कैसे जाऊंगी रिदा के पास? नहीं, मैंने उससे वादा किया था, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। अब मैं चुड़ैल बनकर रिदा के दहेज में जाऊंगी, पर अपना वादा नहीं टूटने दूंगी। इतना कहकर मेघना वहाँ से रिदा की शादी में पहुँचती है। फेरे पूरे हो चुके थे। सचिन रिदा की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बना लेता है। रस्में पूरी होने के बाद रिदा अपनी माँ से कहती है, माँ मेघना क्यों नहीं आई? वो जानती थी ना उसके बिना सब अधूरा है। माँ वो ठीक तो होगी ना? पता नहीं मेरा मन क्यों घबरा रहा है। हाँ बेटा, वो ठीक होगी, चिंता मत कर। हो सकता है किसी जरूरी काम में फंस गई हो। अभी तू हंसी खुशी अपने ससुराल जा, मैं मेघना से बात करके तुझे बताती हूँ। किसी तरह समझा बुझाकर सुशीला रिदा को विदा कर देती है। साथ ही चुड़ैल बन चुकी मेघना भी रिदा के साथ उसके दहेज में चली जाती है। ऐसे ही एक शाम रिदा अपने कमरे में बैठी हुई खुद से बोलती है, मेघना पता नहीं कहाँ चली गई, मेरी शादी में भी नहीं आई, ना ही तब से उसकी कोई खबर है। ये लड़की कैसे कहाँ गायब हो सकती है? उसे समझ नहीं आ रहा कि मुझे उसकी कितनी याद आ रही है, कितनी बातें हैं जो मुझे उससे करनी है, पर न जाने कौन सी दुनिया में चली गई है। रिदा इतना बोल ही रही थी कि तभी उसके पीछे से कोई उसे चाटा मारता है और जैसे ही वो पलट कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। कुछ देर बाद कोई फिर से उसे मारता है और इस बार रिदा गुस्से में बोलती है, कौन है? सचिन जी आप हैं क्या? देखो मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे तू और तेरे मूड कभी बदल ही नहीं सकते। कौन है? कौन है? मैं भूत हूँ। भूत? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारना, प्लीज मुझे छोड़ दो। आंखें खोल पगली। रिदा जैसे ही आंखें खोलती है तो वो अपने सामने मेघना को खड़ा पाती है और बोलती है, मेघना कमीनी, तू क्या मजाक कर रही है ये सब? और थी कहाँ? इतने दिनों बाद आई, वो भी ऐसे? इधर आ, गले लग जा। रिदा जैसे ही मेघना को गले लगाने लगती है तो वो उसे छू नहीं पाती, जिसके बाद मेघना उसे सारी सच्चाई बताती है। सच जानकर रिदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मेघना बोलती है, रो मत रिदा, मैं यहीं रहूंगी। मैं तेरे साथ तेरे दहेज में आई हूँ। तेरे अलावा मुझे ना कोई देख सकता है ना सुन सकता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। एक सुबह रिदा की सास नीमा उसे आवाज देकर बोलती है, रिदा बहू सुन, घर के सारे पर्दे चादर निकाल कर अच्छे से धो देना और बाकी का काम भी कर लेना। मुझे कुछ जरूरी काम है, थोड़ा टाइम लग जाएगा घर आने में। जी माँ जी, मैं सब काम खत्म कर लूंगी, आप आराम से जाओ। इतना कहकर नीमा वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर मेघना आकर कहती है, इतना सारा काम, चल एक काम कर, घर का काम तू कर ले, कपड़े मैं धो देती हूँ, फिर गप्पे मारेंगे। ठीक है, चल काम पे लग जाते हैं दोनों। दोनों सहेलियां मिलकर जल्दी से सारा काम खत्म करती है।
ऐसे ही वक्त बीतता है। मेघना रिदा की घर के और बाकी के सारे काम करने में मदद किया करती थी। एक शाम रिदा और मेघना दोनों ही रिदा के कमरे में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। तभी वहाँ नीमा आ जाती है और आकर मेघना की गोद में बैठ जाती है और बोलती है, अरे रिदा बहू, तू अकेली अकेली 2 कप कॉफी पी रही है, बेटा मेरे साथ बैठकर पी लेती। अब वो माँ जी अब आराम कर रही थी तो मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब ना करूं। अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे कॉफी बढ़िया बनी है। शुक्रिया माँ जी। वैसे बहू एक बात बता, तू सारा काम ऐसे जल्दी जल्दी कैसे कर लेती है? दहेज में कोई मशीन लेकर आई है क्या? अब माँ जी को कैसे बताऊं कि मशीनें नहीं चुड़ैल साथ लाई हूँ। नहीं माँ जी, बस काम करने की स्पीड अच्छी है मेरी। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद नीमा वहाँ से चली जाती है। तभी मेघना बोलती है, हाय रे, कितना खाती है तेरी सास, मोटी कहीं की। एक तो मेरी गोदी में बैठ गई, ऊपर से मेरी कॉफी भी पी गई। नाराज क्यों होती है? अब तू उनको नजर थोड़ी आती है जो तुझे कहे कि बेटा साइड हो जा। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन नीमा बाजार से घर आती है तो देखती है कि रिदा आराम से सो रही है, लेकिन घर का सारा काम अपने आप हो रहा है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है, भूत भूत, हाय मेरे घर में भूत। नीमा की आवाज सुनकर रिदा एकदम से उठ जाती है और मेघना की तरफ देखती है। तभी मेघना उसे झाड़ू पोछे की तरफ इशारा करती है, जो खुद से काम कर रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त नीमा बोलती है, सच सच बता बहू, ये सब क्या हो रहा है? तू कोई आम लड़की तो नहीं है, क्या है तू? भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन? माँ जी घबराओ मत, घर में भूत नहीं बल्कि चुड़ैल है और वो मेरी दोस्त है मेघना, जो हर पल मेरे साथ रहती है इसी घर में। वही कर रही है ये काम। इतना कहकर रिदा नीमा को सारी सच्चाई बताती है, जिस पर वो कहती है, बेटा अब मेघना की दुनिया ये नहीं है। वो तुझसे किए वादे की वजह से तेरे साथ तेरे दहेज में चुड़ैल बनकर आ गई, जबकि उसे मुक्ति मिल जानी चाहिए। माना कि तुम दोनों में बहुत प्यार था, पर बेटा आना जाना संसार का नियम है और इस नियम का उल्लंघन करना नियति के साथ खिलवाड़ करना है। इसीलिए उसे अपने वादे से आजाद कर दे। अपनी सास की बात सुनकर उसे समझाती है कि उसे उसकी दुनिया में लौट जाना चाहिए, जिसके बाद मेघना हमेशा के लिए मुक्ति पाकर धरती लोक से चली जाती है।